नमस्कार और आप देख रहे हैं इनसाइड इंडिया न्यूज। और आज हमारे साथ हैं बिहार के कद्दावर नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। तो सर ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको नीतीश कुमार जी ने सीबीआई को सौंप दिया, केंद्र ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बड़ा ही दुखद एपिसोड चल रहा है। इसको बिहार बनाम महाराष्ट्र क्या क्या सब बातें दी जा रही है। मीडिया के लोग जितना बढ़िया काम शुरू में किए और आज के तारीख में सही में ट्रायल बाय मीडिया शुरू हो गया है। सुशांत के परिवार वाले, रिया चक्रवर्ती उसके परिवार वाले, नेपोटिज्म क्या क्या पता नहीं कितनी थ्योरी सब चले। सच भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें से एक थ्योरी सच हो, बाकी थ्योरी गलत हो, शायद एक भी थ्योरी सही ना हो, कुछ और ही हुआ हो। क्योंकि कल जिस तरह की चीजें मिलना शुरू हुई उसमें तो लग रहा है कि दिशा सलियान और ये दोनों मौत जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और दोनों ही शायद हत्या की, इंटरकनेक्टेड है, और दोनों दिशा सलियान के चलते ही इसकी हत्या हुई। दिशा सलियान की हत्या के कारण ही फिर इसकी भी हत्या हुई। लेकिन ये सब तो जांच एजेंसियां ही पूरा करेंगी। दुर्भाग्य जो सबसे बड़ा है, जिस पुलिस फोर्स पर देश को नाज था, मुंबई पुलिस को हम लोग लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड की तरह सम्मान करते थे। ऐसा काम उन लोगों ने किया भी है बीते दिनों में। अंडरवर्ल्ड को जिस तरह से खत्म बीते दिनों में अच्छे काम उन्होंने किए, क्या खत्म किया और क्या पालन पोषण किया वो सब पता है लोगों को। लेकिन मुंबई पुलिस एक अच्छी प्रोफेशनल पुलिस के रूप में गिनी जाती थी। वो मुंबई पुलिस ने जांच तो वही करेंगे। उस मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को रफा दफा करने का कोशिश किया, कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को उसने संजोने का काम नहीं किया, और लास्ट देखते ही उसको सुसाइड का घोषणा कर दिया। जबकि जिस तरह की चीजें आज सामने आ रही हैं कि लास्ट को सर रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई को नहीं दिया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की गुहार भी लगाए। ऐसा क्यों? इसी रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को ट्वीट करके माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया था कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन तब रिया चक्रवर्ती को लगता था कि जो मुंबई पुलिस काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, कि रोज एक सेलिब्रिटी को बुलाती है, 2-4-6 घंटे वो लोग बैठ के अपना हंसी मजाक गपशप करते हैं, और बाहर आता है एक न्यूज क्या कि हमने तुम्हारी मदद की थी सुशांत की, और ऐसे करके रोज एक दिन कटते जा रहा था और सुसाइड थ्योरी को बल मिलते जा रहा था। तब तक उनको पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सीबीआई भी जब सुसाइड थ्योरी पक्का है तो सीबीआई इसमें हाथ नहीं डालेगी। मामला तब बदला जब सुशांत के पिता ने एफआईआर किया गया चक्रवर्ती के खिलाफ। बिहार पुलिस जब वहां पहुंची, या बिहार पुलिस को जिस तरह से वहां पर दुत्कारा गया, विनय तिवारी जी को तो क्वारंटाइन किया गया। जो पहले पहुंचे थे उनके साथ क्या हुआ देखा आपने? कैदी की गाड़ी में चढ़ा कर ले गए, बाद में उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजर का रूप धारण करके, कोई सहयोग नहीं मिला तो एस्ट्रोलॉजर बन के वो सिपाही लोग जो है जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने कुछ सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया। जब बिहार पुलिस जब पहुंची है तब महाराष्ट्र सरकार खुल के सामने आ गई। तो सर क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? न्याय तो मिल जाएगा, न्याय अब मिल जाएगा। केंद्र सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार लेकर गंभीर है। जिस तरह का एसआईटी बना है, टॉप जो हमारे जो सुपर कॉप है वो उसके हैं। ये भी एक बात कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ही प्रशंसक और फैन थे। तो क्या प्रधानमंत्री जी भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे? प्रधानमंत्री जी पर्सनल इंटरेस्ट लेने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। काम तो जांच एजेंसियों को करना है, और जब सीबीआई के जिम्मे चला गया है, आज पता नहीं क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने लेकर के आया था। निश्चित रूप से हमारे समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सीबीआई के पक्ष में ही आएगा। सीबीआई जब जांच करेगी, हालांकि ऐसे मामलों में जो शुरू के कुछ घंटे होते हैं या शुरू के कुछ दिन होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अहम होते हैं। और वो चूंकि मुंबई पुलिस ने उसको पूरी तरह से सारे सबूत मिटाने का ही काम किया है, चाहे जिसके दबाव में किया हो, इसलिए कठिनाई तो आएगी। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग इसमें नपेंगे। अब देखने वाला समय है। सर बिहार पे आते हैं, आप बिहार से आते हैं। बिहार में बाढ़ है, कोरोना है, सरकार अपने तरफ से पहल कर रही है, लेकिन
तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लोग मर रहे हैं तो फिर चुनाव को टाल देना चाहिए, चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत से या एनडीए का जिस तरह से वहाँ पे अभी चल रहा है आम पब्लिक के बीच में, उससे डर तो नहीं गए हैं? देखिए, चुनाव समय से हो या चुनाव टले, तेजस्वी यादव का मुस्तकबिल नहीं बदलने वाला है जी। समय से भी होगा तो भी वही जीरो पे ऑल आउट जैसे हुए थे चुनाव, लोकसभा के चुनाव के समय, वो होगा। और अगर टल भी जाएगा तो भी उनका वही हाल होने वाला है, इसलिए वो बात नहीं। और जहाँ तक सवाल है चुनाव समय पर होगा कि नहीं होगा, ये तय करने का एकाधिकार चुनाव आयोग का है। यदि चुनाव आयोग सक्षम है, चुनाव आयोग अगर देखती है कि हम ये चुनाव करवा पाएंगे समय से, तो करवाएंगे, क्योंकि उनका काम है वो। और अगर ये पेंडेमिक के चलते बाढ़ तो हर बार आता है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होती है और बिहार में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगस्त सितंबर में बाढ़ नहीं आती है। तो बाढ़ एक कारण हो सकता था अगर पहली बार हुआ होता या हर बार के मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा होता। लेकिन कोरोना जरूर एक विषय है जिस कारण से तैयारियों में तो असुविधा तो हो ही रही है। लेकिन कल भी मैंने सुना मुख्य चुनाव अधिकारी को, अरोड़ा साहब को, सुनील अरोड़ा साहब को, उन्होंने बड़े ताल ठोक के कहा कि हम तैयारी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं और चुनाव समय पर हो पाएगा। तो अगर चुनाव समय पर करा सकते हैं वो, तो उनका काम है चुनाव कराना, और उन्हीं को निर्णय लेना है कि चुनाव समय से हो सकता है। तेजस्वी यादव सर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और बार बार वो अपने ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्टर जारी कर रहे हैं कि हमको 75% जो जनता है एज ए मुख्यमंत्री हमको पसंद कर रही है, नीतीश कुमार को 7% कर रही है और बाकी तमाम इस तरह से लोग हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? उस समय भी तो कर रहे थे ना, जब लोकसभा में चुनाव हो रहे थे तब भी तो महागठबंधन बनाए थे और किसी को 5 सीट, किसी को 3 सीट, किसी को 2 सीट बांट रहे थे। क्या हुआ? उनका तो खाता भी नहीं खुला। किशनगंज में महागठबंधन की प्रतिष्ठा जरूर एक सीट बच गई, कह सकता हूँ, लेकिन आरजेडी तो शून्य पर आउट हो गया। तो ये सब देखिए, चुनाव के पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकना अपनी जगह पर है, क्योंकि जनता जिसके पक्ष में होती है जीत उसी की होती है। उसमें तेजस्वी यादव कहीं कोई चांस ही नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और ट्वीट करके बताया है कि जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी बर्बाद कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये पता किए हैं कि वो कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं? इंडिया में ही है कि कहीं पटाया उटाया में बैठे हुए हैं, कहीं चाइना में गए हैं, बीजिंग से वहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? उनका तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का ठेका ले रखे हैं। अच्छा, ठीक है, वो काम बखूबी कर रहे हैं, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं उसमें। चुनाव के बाद देखा आपने, छोड़ के भाग गए और फिर जो है जो जिनको नहीं बनना था वो अंतरिम अध्यक्ष बन के चला रही है। तो परिवार में ही तय नहीं हो पा रहा है कि भैया बनेंगे अध्यक्ष कि बहना बनेंगे अध्यक्ष। और कांग्रेस पार्टी की तरह से नतमस्तक हो चुकी है इस परिवार के सामने कि जो भी बनेगा इसी परिवार से बनेगा। तो ये तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जो है बटन दबा के बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इनको कब से लोग सीरियसली लेने लगे इंडिया के लोग, राहुल गांधी के ट्वीट को, राहुल गांधी की बातों को। राहुल गांधी का तो काम ही है इसी तरह का बचकाना बातें करना। आप जाके यूट्यूब में देख लीजिए, आपको इतने मिल जाएंगे कॉमेडी बने हुए हैं राहुल गांधी पर, उनके अपने बोले हुए बात। ऐसा नहीं है कि जब रात में मैं सोकर उठा इस तरह के, इस आदमी को यही नहीं पता होता है कि मुंह से क्या बोल रहा है। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन के ऊपर ये कहा है कि ये स्टेप अच्छे थे, लेकिन बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के सरकार आनंद में ये स्टेप उठाई, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और जीडीपी निगेटिव में जा रही है। देखिए, नोटबंदी एक ऐसी चीज थी जो बिना तैयारी के ही होता। तैयारी करने जाते तो नोटबंदी का पूरा प्रभाव ही खत्म, कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए वो तो किया गया, उसमें सामयिक थोड़े समय के लोगों को सुविधा भी हुई, लेकिन फिर तो ठीक हो गया। आज उसके चलते हमारा डिजिटल इकोनॉमी इतना बढ़ा जिसके दूरगामी परिणाम तो अब मिलना शुरू हो गए हैं। और आगे चल के देखिएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन किस तरह से बढ़ा, तो नोटबंदी का बहुत बड़ा। जीएसटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इम्प्रूव कर गया, और कई राज्य, खास करके बिहार जैसे राज्य जो है, जीएसटी आने के चलते उनका रेवेन्यू काफी बढ़ा। सचिन पायलट की वापसी हो चुकी है कांग्रेस में, अपने विधायकों के साथ राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और बाकी केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी सबसे मिले हैं और वापस आ गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि जो सरकार जाने वाली थी
वो अब बचती हुई नजर आ रही नहीं, सरकार क्यों जाने वाली थी? है राजस्थान में। आपसी आपसी क्योंकि अगर सचिन पायलट विधायकों को लेकर अलग होते तो अशोक गहलोत का इस्तीफा तय था। उस स्थिति में बीजेपी के पास ही बहुमत थे जिसमें कि बीजेपी सरकार बनाने की नहीं, बीजेपी इसके लिए प्रयास नहीं कर रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे। लड़ने के चलते अगर सरकार गिर जाती तो बीजेपी सरकार बनाती क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश रिपीट होगा राजस्थान में। देखिए, मध्य प्रदेश की अपनी स्थितियां थी, कर्नाटक की अपनी स्थितियां थी, राजस्थान अपनी स्थितियां थी। मध्य प्रदेश में हम ज़्यादा वोट पाने के बावजूद हम सरकार नहीं बना पाए थे, थोड़े सीटों से पीछे रह गए थे। जी जी। और सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी के पुत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में खुला चल रहा था, तो वो तो टूटना ही था। और जनता की इच्छा तो यही थी कि भाजपा की सरकार रिपीट हो, संख्या हमारे भले कम हो गई थी। तो हमारा, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आपने देखा होगा सचिन पायलट जी जब वो अलग भी हुए, जब वो रिजॉर्ट में कहीं रह रहे थे, तो उन्होंने पहले दिन ही बयान दिया कि मैं न भाजपा के टच में हूँ, संपर्क में हूँ, न मैं भाजपा ज्वाइन करने वाला हूँ। उनकी अपनी शिकायत गहलोत से और गहलोत सरकार से रही है। प्रियंका जी और राहुल जी इतने दिनों तक इसको चलने दिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें कोई अगर हो तो उनको तुरंत मिलना चाहिए था। और कल वो मिल ले, इसलिए ये मत समझिए कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल वाली कोई बात नहीं है, कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है। उन्होंने डिमांड रखे हैं सर, एक उस डिमांड को गहलोत जी मान जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी तो ठीक है, राहुल जी प्रियंका जी मान गए उनकी बात को। जी जी। एक आखिरी सवाल सर, कि ये कहा जा रहा है हर तरह से कि दोनों सिंधिया परिवार का इतिहास रहा है कि वो एक साथ नहीं रहे हैं, एक